दोस्तों नमस्कार। एक बात तो तय है, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे या फिर बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा होगा जो इस वक्त किसी को दिखाई दे नहीं रहा है। उस चेहरे के इर्द गिर्द राजनीतिक ताना बाना बुना नहीं जा सकता है, इसीलिए बीजेपी का चेहरा मोदी और शाह है। लेकिन यह मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते हैं। दूसरी परिस्थिति बहुत साफ है। कांग्रेस के भीतर जो साख राहुल गांधी की है, उस साख पर उम्मीदवारों की फेरिस्त जिस तर्ज पर खड़ी की गई कांग्रेस के जरिए, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस विचारधारा या उस साख को लेकर बट्टा तो लगा ही दिया है। क्योंकि एक दो नहीं, दर्जन भर ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है जो या तो एक डेढ़ महीने के भीतर ही कांग्रेस में शामिल हुए, या फिर उनके रिश्ते, किसी के रिश्ते संघ से हैं, किसी के रिश्ते अमित शाह से हैं, किसी के रिश्ते नीतीश कुमार से हैं, किसी के रिश्ते चिराग पासवान की पार्टी के साथ हैं, किसी के रिश्ते एआईएमआईएम के साथ हैं। मुश्किल सवाल है। लेकिन इन दो परिस्थितियों के बीच एक तीसरी परिस्थिति है जो कि तेजस्वी यादव के लिए शायद यह गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इसलिए है क्योंकि अब मैदान में तेजस्वी यादव चेहरे के साथ खड़े हैं, सीएम के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। और अगर एक लकीर खींच दीजिएगा जिसमें इस पार या उस पार, यानी एक तरफ मोदी शाह की राजनीति तो दूसरी तरफ कौन, इस सवाल का चेहरा तेजस्वी यादव है। बिहार की राजनीति में अरसे बाद एक चेहरा ही मैदान में है, दूसरा चेहरा लापता है। शायद इसीलिए यह गोल्डन चांस तेजस्वी के लिए कहीं बड़ा है। और कहीं बड़े का मतलब यह होता है कोई मुद्दा इस वक्त एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। जिन मुद्दों के आसरे वो राजनीति साधती रही, वो कितनी बार साधेगी, यह भी एक सवाल है। क्योंकि जंगल राज 20 बरस पहले की परिस्थितियों को दोबारा से पुनर्जीवित करने का जो काम बीजेपी करना चाह रही है, उससे कहीं आगे की परिस्थिति पहली बार बिहार में इस चुनाव में सामने आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि जंगल राज का विरोध बीजेपी कर रही है। बीजेपी बिहार में हाशिए पर तब पहुंची जब इस देश में मंडल कमंडल की राजनीति उफान पर थी। और मंडल की राजनीति के आसरे लालू यादव और नीतीश ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई और सत्ता भी पाई। बीजेपी धीरे धीरे खिसकते चली गई और मंडल की राजनीति में कांग्रेस का वोट बैंक भी दरअसल मंडल की राजनीति में समा गया। लेकिन इस दौर में सबसे रोमांच करने वाली स्थिति तो यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा कहते हैं। राहुल गांधी अपनी राजनीति का ताना बाना दलित और पिछड़ों के आसरे बनाते हैं। और बिहार के भीतर गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय जो हाशिए पर खड़ा है, वो आज से नहीं, बरसों बरस से या कहें हर राजनीतिक सत्ता को उसने देखा, समझा, परखा है और वो हाशिए पर खड़ा है। शायद इसीलिए यह चुनाव हर राजनीतिक दल को लेकर एक ऐसे चुनाव में तब्दील हो चुका है जहां पर कौन बचेगा, कौन मात खाएगा, किसकी सत्ता होगी, कौन सत्ता गंवाएगा, सबका ऐलान चुनाव प्रचार के वक्त ही होने लगा है। तो पहला चैप्टर खोल लीजिए। इसमें बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला यह मान लिया अंदरूनी तौर पर नीतीश के भरोसे यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यानी नीतीश मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। कोई ऐलान नहीं है, लेकिन जानकारी हर किसी को है, सूचना हर किसी के पास है। और उस सूचना का मतलब यह है कि दरअसल पहली बार बिहार में बीजेपी को लगने लगा है कि उसे मौका मिला है, जहां पर वह जनता दल यूनाइटेड के साथ तो है लेकिन नीतीश चेहरा नहीं है। वो चिराग पासवान के साथ तो हैं, लेकिन पासवान का रुतबा, पासवान की राजनीतिक समझ और पासवान का अपना राजनीतिक विस्तार करने के तौर तरीके इस वक्त नहीं है। वो चाहे कुशवाहा हो या मांझी हो, इन सब से हटकर बीजेपी को यह लगने लगा है कि इस चुनाव की जीत हार उसके अपने बिहार में
दस्तक देने की परिस्थितियों से आगे निकलकर उसे कुर्सी तक पहुंचा ही देगी। और शायद इसीलिए जंगल राज से कई कदम आगे बढ़कर पहली बार अब जिक्र चुनाव चिन्ह का होने लगा है। क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, उसने कभी भी लालू यादव, उनके जंगल राज, उस दौर की परिस्थितियों से हटकर आरजेडी पर निशाना नहीं साधा। लेकिन आज प्रधानमंत्री बिहार में थे और उनकी निगाहें इस बात को समझ गई कि दरअसल अब लड़ाई सीधी है। एक तरफ तेजस्वी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, तेजस्वी चेहरे के साथ पारंपरिक वोट बैंक की पेड़ पर चढ़ चुके हैं। और ऐसे में उन्होंने आज लालटेन का जिक्र किया। लालटेन चुनाव चिन्ह है आरजेडी का, यानी तेजस्वी का। लालटेन का जिक्र करने का तरीका भी उन्होंने कुछ इस तर्ज पर चुना, ऐसा लगा जैसे सूरज को दिया दिखाने खुद प्रधानमंत्री मोदी निकल पड़े हैं। सूरज को दिया दिखाने? जी नहीं, लालटेन को बुझाने के लिए मोबाइल की बैटरी से चलने वाली लाइट को कहीं बड़ा बनाने की स्थिति में इस वक्त कैसे आकर खड़े हो गए खुद प्रधानमंत्री मोदी, यह भी बड़ा रोचक है। देख तो लीजिए। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। यानी चुनाव चिन्ह की लड़ाई जब शुरू हो जाए तो फिर मान लीजिए कि यह आमने सामने की लड़ाई है। और जब आमने सामने की लड़ाई होने लगती है तो उसमें दूसरी तरफ खड़ा हुआ जो विरोधी होता है उसका कद खुद ब खुद बढ़ने लगता है। क्योंकि उसके नाम को लेकर, उसकी पार्टी को लेकर, उसके चुनाव चिन्ह को लेकर प्रचार प्रसार सत्ता ही करने लगती है। और यह काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने लालटेन का जिक्र करके कर ही दिया। और यहां से सवाल शुरू होता है, क्या वाकई लालू यादव ने मंडल कमंडल की राजनीति के बाद जिस तरीके से उस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर राजनीतिक तौर पर लिया, क्या एक बार फिर यह मौका तेजस्वी यादव के पास है? और तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेंगे। क्योंकि 2020 के चुनाव में लगभग 22 ऐसी सीटें थी जिसमें आरजेडी चुनाव बहुत कम वोटों से हारी, या कहें सिर्फ 5 से 7,000 वोट का हेरफेर अगर हो जाता तो जनता दल यूनाइटेड की लगभग 8 सीट और बाकी सीट यानी लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा सीट बीजेपी जीत नहीं पाती। इतने कम वोटों के मार्जिन के आसरे अगर तेजस्वी यादव इस दौर में बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले लें तो शायद क्या उनकी राजनीतिक जीत हो जाएगी? यह सवाल इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि इतने वर्षों में बिहार में बहुत कुछ बदल चुका है। चुनावी वादे दावे और दावे और वादों के साथ नारे भी बदल चुके हैं और जरूरतें भी बदल चुकी है। 30 वर्षों में कभी रोजगार मुद्दा नहीं रहा, कभी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी यह भी मुद्दा नहीं रहा। यहां तक कि 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए थे तो उसके बाद चुनाव के वक्त बिहार के भागलपुर में गुजरात दंगों से जुड़े हुए जब पोस्टर नजर आए तो फिर उस वक्त बड़ा शोर मचा था। और याद अगर कीजिएगा तो 2015 के चुनाव में जब वो पोस्टर भागलपुर में गुजरात दंगों से जुड़े नजर आ रहे थे तो खुद नीतीश कुमार उस वक्त लालू यादव के साथ थे
और उन्होंने भाषण में कई बार जिक्र किया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है या चढ़ती नहीं है। और 2015 के चुनाव परिणाम में बीजेपी फिसलती चली गई। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस तीनों को जीत मिल गई। इस वक्त भी एक झटके में मुस्लिमों को लेकर दांव पर लगाने की कोशिश आरजेडी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी नहीं कर रही है, जनता दल यूनाइटेड भी नहीं कर रही है बीजेपी। यह बताते हुए कि दरअसल ना तो डिप्टी सीएम की लिस्ट में जो महागठबंधन की सूची है उसमें कोई मुस्लिम उम्मीदवार का जिक्र है और ना ही जितनी बड़ी तादाद में इससे पहले मुस्लिम उम्मीदवार बनाए जाते थे उसका भी जिक्र है। बीजेपी तो कभी मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करती ही नहीं। इस बार नीतीश कुमार ने भी आधे से कम कर दिए पिछले चुनाव की तुलना में। सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार जन स्वराज ने उतारा है, लेकिन जन स्वराज का यह पहला चुनाव है और पहले चुनाव के आसरे अतीत से जो बीजेपी की लड़ाई या बीते 11 वर्षों से जो लड़ाई इस देश के भीतर नफरत और बांटने की सोच के साथ सीएएनआरसी के जरिए मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेलने की सोच के साथ और एक झटके में अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर जो गुस्सा और आक्रोश मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर रहा, उसको आप कैसे सहलाकर वोट शिफ्ट करा सकते हैं, शायद इसका प्रयास बीजेपी के नेता बिहार में कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाए। यह संभव है नहीं, तो कुछ चीजें निर्धारित तय है और यहीं से शुरू होता है कि इस दौर में जब आमने सामने की परिस्थिति में आरजेडी और बीजेपी खड़ी हो चुकी है, शाह की राजनीति और तेजस्वी के तेवर दोनों टकराने लगे हैं। अपने अपने वोट बैंक के आसरे उसको विस्तार कैसे दिया जाए, इस दिशा में दोनों अपने अपने डिजाइन से काम करने लगे हैं। तो ऐसे मौके पर पहली बार तेजस्वी यादव लालू यादव की पुरानी लकीरों से हटकर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वह इसलिए चौंकाता भी है और शायद बीजेपी को मुश्किल में डालता भी है, क्योंकि बिहार की सत्ता बिहारी के पास या बाहरी के साथ, यानी बाहरी के पास कैसे जा सकती है, यह नारा तेजस्वी लगा रहे हैं। बाहरी का मतलब यह है कि इस बार नीतीश है ही नहीं, बीजेपी है और बीजेपी का मतलब मोदी और शाह है, गुजरात और गुजरातियों का जिक्र है। इसीलिए उनका अगला नारा इस पर चला जाता है कि फैक्ट्री गुजरात में और चुनाव जीतेंगे बिहार में। अब इन दोनों परिस्थितियों को एक क्षण के लिए जरा जोड़िए और समझने की कोशिश अब इसलिए बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा जरूरी हो चुकी है क्योंकि आर्थिक परिस्थिति, गुजरात वर्सेस बिहार की परिस्थिति, बिहार के अपने डेवलपमेंट की स्थिति जो कि गुजरात के सामने कहीं टिकता ही नहीं है, और गुजरात में बिहारी दिहाड़ियों की तादाद जो इस बार दिवाली और छठ में लौटने के लिए जो सूरत में रेलवे स्टेशन का जो नजारा था वो डराने वाला तो था। तो इस नब्ज को तेजस्वी जिस तर्ज पर पकड़ रहे हैं उसने लड़ाई को और सीधा बना दिया है। यानी कल तक जिन बातों का जिक्र नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक रैलियों में किया करते थे वो डेवलपमेंट का था, वह रोजगार का था, वह विकास को लेकर इस देश की इकोनॉमी को था, और यही परिस्थिति बिहार के दायरे में यह बात फिट नहीं बैठती है तो इसको तेजस्वी नए अंदाज में कह रहे हैं। तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिक्री चाहिए बिहार में, ऐसा होने वाला बिहार। देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़कियां डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों,
बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? यानी 3 मैसेज बहुत साफ है। पहला मैसेज तो साफ है, बिहार के चुनाव बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। बिहार के चुनाव शाह की सियासी गोटियों को चलाने की तरकीबें बनाम तेजस्वी की अपनी राजनीतिक रैलियों में दिए जाने वाले नारे हैं। बिहार का चुनाव मोदी शाह की जोड़ी और दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ जुड़े राहुल की साख क्या इस चुनाव में टकरा रही है। यह तीसरा पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां जिक्र राहुल गांधी का हुआ है। राहुल ने राजनीतिक तौर पर जो दलितों के भीतर, पिछड़ों के भीतर, अल्पसंख्यकों के भीतर जो उम्मीद जगाई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर अगर तेजस्वी और डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का जिक्र कर दिया और कहा एक और डिप्टी सीएम होगा जो कांग्रेस के अशोक गहलोत ने कहा वह भी पिछड़े तबके से होगा, तो लड़ाई आगे चली गई। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी होगी, जो समझ 2020 के चुनाव के वक्त भी कांग्रेस को लेकर टकराई थी। उस वक्त भी 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी, जो कि एक लिहाज से स्ट्राइकिंग रेट बहुत कम था। नया सवाल यह है, क्या इस वक्त कांग्रेस इस रूप में संभल पाई कि अगर राहुल गांधी बिहार के भीतर एक हफ्ते तक घूमकर वोट चोरी को लेकर जो प्रचार करते हैं उससे जनता प्रभावित होती है, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट आती है तो उसमें दर्जन भर से ज्यादा नाम, 60 उम्मीदवारों में दर्जन भर से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो कब कांग्रेस में शामिल हुए कोई जानता ही नहीं है। उसके संबंध कांग्रेस से ज्यादा दूसरे राजनीतिक दलों से है, कोई समझ ही नहीं पाया। हम आपके सामने दर्जन भर नाम और दर्जन भर सीटों का जिक्र करते हैं। मसलन नालंदा के कौशलेंद्र कुमार सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के करीब के व्यक्ति हैं, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। बेलदार से मिथिलेश कुमार, यह पासवान के करीबी रहे, चिराग पासवान से भी इनकी दूरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया। कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, ये जनता दल यूनाइटेड के माइनॉरिटी सेल के महासचिव के तौर पर काम करते रहे। इनके रिश्ते अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश के साथ हैं, इनको भी टिकट कांग्रेस ने दे दिया। पूर्णिया से जितेंद्र यादव, नीतीश के करीबी, इनको भी टिकट कांग्रेस ने दे दिया। किशनगंज से कमरुल होंडा, जो कि 2019 में उपचुनाव लड़े थे, एआईएमआईएम से लड़े थे, 2020 में लड़े, तीसरे नंबर पर आए, 10 सितंबर को शामिल हुए, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। सिकंदरा में विनोद चौधरी, यह मोदी भक्त हैं, ये सोशल मीडिया में खुलकर लिखते हैं और वो अभी भी मिटाया नहीं है, इन्होंने मौजूद है, इनको सिकंदरा से टिकट दे दिया गया। बतनाहा से नवीन कुमार, कौन है, 25 बरस के हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जानकारी हासिल करनी चाहिए, बोले नहीं जानते हैं, इनको टिकट दे दिया गया। हरनौत से अरुण बिंद, एलजेपी के साथ 2-3 दिन पहले तक, जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ, वो एलजेपी के साथ थे, यानी चिराग पासवान के साथ थे, अब उनको टिकट दे दिया गया। कुचाकोट से हरिनारायण, जो कि 2 सितंबर में कांग्रेस में आते हैं, टिकट मिल जाता है। फारबिसगंज में तो 5 अक्टूबर को मनोज विश्वास शामिल होते हैं, टिकट मिल जाता है। रक्सौल में 23 सितंबर को श्याम बिहारी सिन्हा आते हैं, टिकट मिल जाता है। 8 अक्टूबर को सोनबरसा के उम्मीदवार शामिल होते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। पटना के करीब कुम्हरार है, वहां से इंद्रदीप राजवंशी, जो कि अमित शाह के करीबी हैं, उनको भी टिकट मिल जाता है। आरएसएस के करीबी हैं अमित गिरी, नौतन से टिकट मिल जाता है। ये परिस्थितियां जब हम बतला रहे हैं तो कांग्रेस के भीतर की राजनीति में अस्थायित्व नहीं है, या फिर इनकी पूरी टीम वेल मैनेज्ड है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। और शायद यही वो वजह है कि सबको ऐसा लगता है कि हर कोई राहुल गांधी को चौंकाना चाहता है और बताना चाहता है कि देखिए हम हैं ना आपके करीब। और इसी का ताना बाना बुनते बुनते सीताराम केसरी की सबको याद आ गई। सीताराम केसरी सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने से पहले सीताराम केसरी के पास कमान थी। उस वक्त का किस्सा आज कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इतने बरसों के बाद सीताराम केसरी की याद आई। और कोई दूसरा शख्स नहीं, कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को समझाया, जाइए जरा माल्यार्पण कीजिए और जरूरी है, बिहार में चुनाव है। ठीक वैसे ही जैसे कर्पूरी ठाकुर की
प्रतिमा पर जाकर फूल माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़ाते हैं या फिर जन नायक का नारा कर्पूरी ठाकुर से जोड़कर जिस आलम के साथ चल पड़ते हैं मौजूदा राजनीतिक सत्ता संभाले हुए मोदी शाह, ये सब कुछ चौंकाता जरूर है। लेकिन चुनाव बिहार में है, सवाल कांग्रेस से हटकर दोबारा से तेजस्वी की दिशा में जाएगा ही। और इस सीधी लड़ाई का मतलब क्या होगा, अब आप इसे समझना चाहेंगे, लेकिन पहले दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर माल्यार्पण करते प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ सीताराम केसरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते राहुल गांधी। यानी जब सबकी बात हो रही है तो बड़ा सवाल यही है, मुकाबला तेजस्वी यादव और अमित शाह के बीच है, मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है। बाकी राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है या उनके हिस्से में क्या आएगा, शायद उस दिशा में अब ध्यान जाएगा नहीं। और ध्यान अगर जाएगा तो उस दिशा के आश्रय राजनीतिक सत्ता बनेगी और बिगड़ेगी नहीं। लड़ाई बड़ी सीधी है और जब सीधी लड़ाई होती है तो अमित शाह बूथ दर बूथ तैयारी करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी निशाने पर अपने विरोधी को लेने से चूकते नहीं हैं। इसीलिए आज जब वो शहाबुद्दीन के इलाके में थे तो पूरा भाषण ही उनका शहाबुद्दीन के जरिए उस जंगल राज की तरफ चला ही गया, जहां पर जिस ताकत का एहसास रहा अपने तौर पर एक वक्त में लालू यादव ने शहाबुद्दीन के जरिए कराया था, इस वक्त लालू यादव के बेटे तेजस्वी के जरिए शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र और उस कालखंड को याद करने से हटकर भाषण दे पाने की स्थिति में अमित शाह भी नहीं थे। इसीलिए पूरा भाषण उन्होंने शहाबुद्दीन के नाम ही समर्पित कर दिया। क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। अब समझना तो यह भी होगा, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार भी तो लालू यादव के साथ खड़े थे और उस वक्त भी शहाबुद्दीन को सहलाया जा रहा था। वही नीतीश अब बीजेपी के साथ हैं। तो लौट चलिए असल चैप्टर पे, जहां से यह बात शुरू हुई थी। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी के भीतर का ताना बाना बहुत साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी की पूरी तैयारी जनता दल यूनाइटेड के वोट कैसे खिसक कर बीजेपी के पास आए और बीजेपी के अपने वोट कहीं बटें तो वो चिराग पासवान की दिशा में जाएं। और इन सब के बीच ऐसा वोट बैंक जिसमें जाहिर तौर पर अल्पसंख्यकों का जिक्र है, मुसलमानों का जिक्र है, तो वो वोट बैंक अगर बीजेपी के पास नहीं आएगा, नीतीश के पक्ष में नहीं जाएगा, तो वह प्रशांत किशोर के पक्ष में चला जाए। इस टेढ़ी मेढ़ी गलियों के 3 सच आखिर में जान ही लीजिए। नीतीश कुमार ने भूल कर दी जो बेटे को सामने नहीं लाए। निशांत कहते रह गए अपने चाचा से, चाचा उनका मतलब अमित शाह थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वो जल्द ही उनके पिता को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर ऐलान करेंगे, नहीं किया गया। निशांत को राजनीति में आने से किसने रोक दिया? विरासत एक झटके में गायब हो गई। नीतीश कुमार का हाईजैक किया जा चुका है, इसका खुल्लम खुल्ला हर रैली में ऐलान तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नीतीश कुमार के भाषण के तौर तरीके और मंच पर बैठते वक्त और उठते वक्त अतीत के नीतीश कुमार गायब हो चुके हैं।
नीतीश कुमार एक निरीह राजनेता के तौर पर नजर आ रहे हैं, जिनके तेवर गायब हैं, जिनके सुशासन बाबू की परिस्थितियां गायब हैं, जिनकी तलखी राजनीतिक तौर पर मंच से ही ऐसे ऐसे इशारों को राजनीतिक दिशा को बदलने के लिए ले जाती थी, जो इस वक्त गायब हो चले हैं। लेकिन नीतीश को साथ रखना है तो आज भी मोदी की रैली में, यानी प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में नीतीश को रखना जरूरी जानते हैं। यानी बची कुची परिस्थितियों में भी एक ऐसी राजनीतिक वोट बैंक की लूट है जिसमें नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते हैं, और यह सहमति बीजेपी के भीतर है। जनता दल यूनाइटेड के उन नेताओं से गुफ्तगू के बाद है जिन नेताओं की करीबी इस वक्त बीजेपी के साथ है या मोदी शाह के साथ है। यह पहली परिस्थिति है जो डरा रही है नीतीश कुमार लंबे वक्त तक, सबसे लंबे वक्त तक बतौर मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उसके बाद ऐसी स्थिति, और यह उनका आखिरी चुनाव। दूसरी परिस्थिति, बीजेपी इतने वर्षों में भी कोई चेहरा खड़ा कर ही नहीं पाई, और चेहरा खड़ा होता इसलिए भी नहीं है कि जो चेहरा बन जाएगा उसको निपटाने में दिल्ली देर करती नहीं है। वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम जगहों पर बीजेपी के कद्दावर चेहरों को निपटा दिया गया। और यह बात मुश्किल हालात में आरएसएस के उस संगठन संभालने की सोच के बीच भी ले आई, और यह भी बता गई कि भविष्य के लिए कोई विकल्प मोदी शाह के बाद बचेगा ही नहीं अगर यही राजनीति चलती रही तो मुश्किल बीजेपी के लिए यह है कि उसको अपना साथ, अपनों का साथ, अपने संघ का साथ शायद इस चुनाव में नहीं मिलेगा। और तीसरा और आखिरी सच तेजस्वी के साथ जुड़ा है। तेजस्वी अगर इस बार नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह एक ऐसा लम्हा तेजस्वी के लिए है जिस वक्त सब कुछ उनकी हथेली में है। यहां तक कि जंगल राज और उन्हें आरोपी बताने की फाइल भी 27 तारीख को खुल जाएगी। और जब आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाते हैं तो आपके खिलाफ खुली फाइल को पॉलिटिकल फाइल ही माना जाता है, यानी सब कुछ आपके हाथ में है। कांग्रेस मजबूती के साथ नजर नहीं आई, राहुल गांधी की मजबूत साख आपके साथ खड़ी है, खुद आरजेडी अपने तौर तरीकों के साथ तेजस्वी को विरासत संभालने की जिम्मेदारी भी दे रही है और बीजेपी को निपटाने के टारगेट्स भी दे रही है। और इन सब के बीच उनके अपने चचा नीतीश कुमार का हाईजैक बीजेपी ने कैसे कर लिया, यह भी बताने की गुंजाइश बचाकर रखे हुए है। तो तीसरा सच तो यही है, इससे अच्छा मौका तेजस्वी को कभी नहीं मिलेगा जो इस बार मिल चुका है। और यही 3 गलियों में बिहार के चुनाव चल पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।